क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोल रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालिए। आपके पास फेयर रेंट है, लेट आउट हाउस दिया मतलब एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब है कि कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, ये कवर्ड है। तो कवर्ड के केस में हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं। इसके बाद म्युनिसिपल टैक्स है एट द रेट 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। देखो यहां म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट मालूम नहीं, लेकिन जितना भी म्युनिसिपल वैल्यू होगा उसका 20% इज इक्वल टू आपके पास 10,000 रुपया दिया हुआ है। नहीं सॉरी ये अच्छा ये दो है, सॉरी म्युनिसिपल टैक्स करा है प्रीवियस ईयर 2021 में भी हम पे नहीं किए थे, वो म्युनिसिपल टैक्स भी हम आज पे कर रहे हैं। और प्रीवियस ईयर 21-22 में भी हम म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट नहीं किए थे, उसका भी पेमेंट आउटस्टैंडिंग है। मतलब ये पहला ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लास्ट 2 इयर्स का म्युनिसिपल टैक्स हम पे नहीं किए। तो यहां एक चीज क्लियर होगा कि क्या अगर हम प्रीवियस 2 इयर्स, प्रीवियस 3 इयर्स में अगर हम म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट नहीं किए, तो क्या अगर हम इस साल पेमेंट कर रहे हैं तो क्या उसका एग्जम्पशन हो सकता है या नहीं, ये चीज हमको देखना पड़ेगा। इसके बाद करा अदर इंफॉर्मेशन आर एज फॉलो, और कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है जो एक्स्ट्रा आपके पास यहाँ पे और भी मिल रहा है। जैसे क्या क्या देखो लिखा है, हाउस रिमेन्ड वैकेंट फॉर 2 मंथ, 2 महीना घर क्या है खाली पड़ा हुआ, वैकेंट है। अब रूल याद कीजिए, आपको एक शॉर्टकट तरीका सिखाए थे पिछले क्लास, आपको बताए थे कि देखो कभी भी अगर वैकेंट है हाउस तो उस केस में बड़ा आसान सा तरीका होता है कि कुछ भी कंपेयर करने का जरूरत नहीं है ना। म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, फेयर रेंट क्या है, स्टैंडर्ड रेंट क्या है, कुछ भी कंपैरिजन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि घूम फिर करके एक्चुअल रेंट को ही हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद होगा। नोट नंबर 1 बनाए थे तो रूल क्या था, म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट, इन दोनों में से जो अधिक होगा उसको कंपेयर करोगे किससे, स्टैंडर्ड रेंट से। उन दोनों में से जो कम होगा आप उसको कहोगे एक्सपेक्टेड रेंट, और एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट इन दोनों में से जो अधिक होगा उसी को बोलते थे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन हम ये भी पढ़े थे कि अगर मकान खाली है और खाली होने की वजह से अगर एक्चुअल रेंट कम भी हो जाए तो कम वाले को ही हम कंसीडर कर लेंगे। यानी अगर ज्यादा हुआ तो होगा ही होगा, लेकिन इट में भी अगर कम भी हो जाए तो कम वाला वैल्यू ही हम मानते थे क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो हम इतना मेहनत क्यों करने जाए। तो हम आपको लास्ट क्लास जब पढ़ा रहे थे इस टाइप का क्वेश्चन 2 क्लास पहले, आपको याद होगा हम उस टाइम में बोले थे कि देखो एक शॉर्टकट तरीका जल्दबाजी में बस याद रखना है कि वो रेंट कंट्रोल एक्ट में कवर्ड हो या नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट का क्वेश्चन हो, कोई भी हो, बस आपको एक बात ख्याल रखना है कि अगर घर खाली है तो खाली होने के सिचुएशन में एक्चुअल रेंट ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाता है। एकदम एक लाइन का रट्टा मार लो, ताकि बिना कोई फॉर्मूला बिना कोई नोट बनाए हुए मेरा काम जल्दी से निपट ले। मकान खाली है तो जो एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यही हो जाएगा। तो एक्चुअल रेंट इसका देखो कितना है, 7,000 पर मंथ है। क्वेश्चन में आपको बोला कि पहला कि 2 महीना घर खाली था, मतलब किराए पे कितना लगा था, 10 महीना लगा होगा। इसका मतलब है कि एक्चुअल रेंट आपका कितना हो जाएगा, 70,000। और एक्चुअल रेंट चूंकि मकान खाली है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, कुछ निकालने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करके समझेंगे जरूर आखिर, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम तो अभी पहली बार तो नहीं आ सकता, और भी हो सकता है कभी। लेकिन मेरा आंसर इज इक्वल टू ग्रॉस एनुअल वैल्यू 70,000 होगा, ये हम आपको अभी भी बोल देते, चाहे तुम कितना भी कैलकुलेट कर लो। तो आपको इस क्वेश्चन से एक चीज सीखने को मिलेगा कि अगर मकान खाली है, देख लेना, 1 महीने भी खाली क्यों ना हो, अगर मकान खाली है देख लो और दिमाग में एकदम डाउनलोड कर लीजिए, मकान खाली है तो एक्चुअल रेंट ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, चाहे वो कवर्ड एक्ट हो चाहे वो नॉट कवर्ड हो। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि कैलकुलेट करोगे, हम दिखाएंगे तुमको, कैलकुलेट कुछ भी कर लोगे घूम फिर के इक्वल टू आना वही है, तो हम मेहनत क्यों करें, अपना टाइम खराब क्यों करें। ठीक है, आगे फर्स्ट नंबर हो गया।
सेकंड नंबर पॉइंट देखो क्या कहता है, अनरियलाइज रेंट अलाउड एज अ डिडक्शन इन द असेसमेंट ईयर 2021, मतलब लास्ट ईयर है वाला, पिछले साल, मतलब प्रीवियस ईयर मेरा 21-22 है, लेकिन करा उससे भी पिछला साल, मतलब मेरे प्रीवियस ईयर से भी पहले एक साल था जब अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन मांगा गया था, बट रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 इज ₹20,000। मतलब समझ रहे हो क्या हुआ, जब हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालते हैं तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखते हो सबसे पहले, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में हम अनरियलाइज रेंट को क्या करते हो, माइनस करते हो। इसका मतलब कि जो भी आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू था उसमें आप अगर अनरियलाइज रेंट माइनस करते हो, इसका मतलब है कि किराएदार ने आपको किराया दिया ही नहीं, और जब दिया ही नहीं तो मेरा इनकम तो नहीं हुआ, और जब इनकम नहीं हुआ तो सरकार ने आपको क्या दिया, एक डिडक्शन दिया कि चलो भाई, जब आपके किराएदार ने, यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे आपको टैक्स देना था, लेकिन चूंकि आपके किराएदार ने आपको किराया दिया ही नहीं, इसलिए सरकार ने आपको यह रिबेट दिया कि चलो ठीक है भाई, आपको रेंट अगर रियलाइज हुआ ही नहीं तो आप हमको टैक्स क्यों दोगे, इसलिए आपने उस समय डिडक्शन लिया था। क्वेश्चन ने कहा आपको कि लास्ट ईयर 2021 में अनरियलाइज रेंट के नाम पर हमने डिडक्शन लिया था, तो क्या 2021 में गलत किए थे? तो 2021 में जब मुझे रेंट मिला ही नहीं तो उसका डिडक्शन हम मांगे, लेकिन कहता है ये रेंट जो उस समय अनरियलाइज था, अब प्रीवियस ईयर 21-22 में 20,000 रुपया अब हमको क्या हुआ, रिसीव हो चुका, मतलब अब मिल गया, पहले नहीं मिला था लेकिन अब क्या हुआ, मिल गया। मतलब इस करंट ईयर में हम, इस करंट फाइनेंशियल ईयर में हम इस साल का जो भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगा वो तो निकलेगा ही, और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि पिछले साल जो डिडक्शन हम मांग चुके थे वो डिडक्शन भी अब खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो इनकम हमको जनरेट हो गया। पिछली बार ये पैसा नहीं मिला था तो टैक्स भी नहीं भरे थे, लेकिन पिछले साल का पैसा अगर हमको इस साल रियलाइज हो जाए तो उसका पेमेंट हमको क्या करना पड़ेगा, अब तो करना पड़ेगा। तो इस 20,000 रुपीज को हम किसके साथ ऐड करेंगे और कब करेंगे, तो एक नया चीज सीखने के लिए यहां मिलेगा। साथ ही साथ कहता है आपसे पॉइंट नंबर थर्ड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कलेक्टिंग अनरियलाइज रेंट ऑफ ₹5,000। और ये जो रेंट हम लोग रियलाइज किए ना, पिछले साल वाला अनरियलाइज रेंट को जो रियलाइज किए, उस पे मेरा 5,000 रुपया का खर्च आ गया। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का कोई खर्चा अलाउड ही नहीं होता। तो क्योंकि सारा खर्चा किसके अंदर इंक्लूड है, एनुअल वैल्यू का 30% जो डिडक्शन आपको मिलता है अंडर सेक्शन 24, उसमें सारे खर्चों को इंक्लूड कर दिया जाता है। इसलिए अलग से अगर कोई एसीसी कोई क्लेम करता है तो उस क्लेम को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसलिए इसको जस्ट इग्नोर करिएगा। इसके बाद आप देख रहे हो क्या लिखा है, एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रुपीज कितना, 12,000। कहता आपसे एरियर ऑफ रेंट रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 12,000। फिर से कहता है कि प्रीवियस ईयर में एक 12,000 रुपए का एरियर था, वो भी क्या हुआ, रिसीव हो गया। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन में बहुत कुछ है जो इस वाले क्वेश्चन में आपको अलग अलग कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो अब थोड़ा इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो इसका म्युनिसिपल वैल्यू अगर निकालना चाहते हो, सपोज करो 8 में भी हम चाहते हैं कि नहीं, हम शॉर्टकट तरीका नहीं जानते, हम जो शॉर्टकट तरीका आपको बताया ये रूल्स थोड़ी ना है, ये तो क्या है, एक प्रैक्टिस का चीज है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इज इक्वल टू घूम फिर के वही आएगा। बस उसी चीज को हम एक शॉर्टकट तरीका आपको बता दें कि देखो, अगर कभी ऐसा हो कि घर खाली है तो एक्चुअल रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, क्योंकि तुम कुछ भी करोगे, कैसे भी तोड़ो मरोड़ो, घूम फिर के इज इक्वल टू आना वही है, तो हम मेहनत क्यों करेंगे अपना। लेकिन अगर कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट होता है तो सबसे पहले देखो तो म्युनिसिपल वैल्यू क्या था ये हमको पता नहीं है, लेकिन म्युनिसिपल वैल्यू जो भी था उसका 10% इज इक्वल टू, एक साल का म्युनिसिपल टैक्स आपके सामने दिया हुआ है कितना, 10,000।
तो म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू कितना होगा, ये जानने के लिए सिर्फ आप इस प्राइस से इसको क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे तो नहीं हो जाएगा मेरा काम। यानी म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 और इनटू सिर्फ इसको रेसिप्रोकल कर दो, 100/10 करोगे तो इज इक्वल टू म्युनिसिपल वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, 1 लाख रुपए मेरा म्युनिसिपल वैल्यू निकल सकता है अगर हमको जरूरत हुआ तो म्युनिसिपल वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। चलिए अब निकाल लेते हैं, सिर्फ देखते जाना। फेयर रेंट है, लेट आउट है, स्टैंडर्ड रेंट है, म्युनिसिपल वैल्यू हम निकाल चुके। देखते हैं थोड़ा, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या इसमें सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है क्या? एक ही हाउस प्रॉपर्टी और पूरा का पूरा क्या है, लेट आउट है, उसी का वैल्यूएशन आपको करना है और कुछ तो करना नहीं है। तो जब आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालोगे तो हमको ध्यान रखना है कवर्ड बाय कंट्रोल एक्ट है। क्यों कवर्ड दिखा, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है इस वजह से। तो स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हम नोट तैयार करते थे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे म्युनिसिपल वैल्यू या नहीं तो क्या फेयर रेंट, इन दोनों में से जो क्या होना चाहिए, जो ज्यादा होना चाहिए, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। म्युनिसिपल वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे कि नहीं किए थे, रेसिप्रोकल कर लिए, तो म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख आ गया और फेयर रेंट कितना था देखो, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा चाहिए, जो ज्यादा है, तो ज्यादा कौन सा हो गया, 1 लाख। इसको हम कंपेयर करते थे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है कितना, कर दिए। अब ए और बी इन दोनों में से जो कम होना चाहिए उसको बोलते थे क्या हम लोग, ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट। ए और बी दोनों में से क्या होना चाहिए, कम हुआ, तो दोनों में से कम कौन सा हो गया, 60,000। और दूसरा हम कंपेयर करते थे एक्चुअल रेंट से। अब एक्चुअल रेंट 7 कितना था, 7,000 ना, 7,000 पर मंथ था और 10 मंथ ही वो रूम किराए पे लगता, 2 महीना तो वैकेंट था। इसका मतलब कि कितना हो गया, अब थ्योरी लगाओ, रूल अप्लाई करो कि इन दोनों में से जो ज्यादा है 1 और 2 विच एवर इज मोर इज कॉल्ड ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पढ़ते थे हम लोग, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, तो यही वाला हम लोग के लिए क्या कहला गया, ठीक है ना। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। सपोज करो कि अगर ये ज्यादा नहीं है, कम भी हो जाए, मान लेने ठीक है ज्यादा नहीं कम ही हो गया, तब भी आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू किसको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन दोनों में से ज्यादा हुआ तो ज्यादा का तो रूल है ही, और कम के लिए अलग से प्रोविजन है कि इट में भी अगर मकान खाली है और खाली होने की वजह से अगर एक्चुअल रेंट घट जाए तो उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाता है। मतलब आप घूम फिर के क्या देख रहे हो, अगर ज्यादा हुआ तब तो ये है ही, और अगर कम हो जाए तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाया हुआ है। मतलब घूम फिर करके ज्यादा हो या कम हो ऐसे क्वेश्चन में हम इतना मेहनत करेंगे क्या, तो हम इसलिए आपको क्या बोले, ज्यादा हो कि कम हो कि कुछ भी हो, बस आपको एक बात ख्याल रखना है कि बस देखिएगा मकान खाली है, कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, जो एक्चुअल रेंट है उसी को क्या मान लेना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेना। मतलब इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 7,000, काम खत्म। अब आपको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। अगर आप टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालोगे प्रीवियस ईयर 21-22
असेसमेंट ईयर 22-23, ये हो गया। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू 70,000 लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज रेंट। म्युनिसिपल टैक्स आपके पास इस क्वेश्चन में नया चीज सीखने के लिए है कि म्युनिसिपल टैक्स जब आप देखोगे तो म्युनिसिपल टैक्स के साथ इसमें कंडीशन था। अभी हम लोग तुरंत क्वेश्चन में देखे थे कि म्युनिसिपल टैक्स हमारे पास 20-21 का भी है और 21-22 का भी है, दो म्युनिसिपल टैक्स पेड है, आउटस्टैंडिंग है। क्या करोगे, ये म्युनिसिपल टैक्स पे करना है कि नहीं करना है प्रीवियस ईयर का? लॉ बनाने वाला कौन? क्या म्युनिसिपल टैक्स नहीं दोगे? देना तो पड़ेगा। अब देना होगा तो क्या एग्जामिशन आपको अलाउ नहीं होगा? रूल है तो होगा। मतलब आप क्या सीख रहे हो इस क्वेश्चन में कि अगर म्युनिसिपल टैक्स करंट फाइनेंशियल ईयर का है और हमने पे किया तो उसका एग्जामिशन आपको मिलेगा, और इट में भी अगर आपने करंट फाइनेंशियल ईयर से पहले का भी म्युनिसिपल टैक्स इस करंट फाइनेंशियल ईयर में पे किया तो उसका भी एग्जामिशन आपको क्या है, अलाउड है। इसका कोई एक्सपायरी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। यानी क्यों ऐसा होता जानते हो? जब भी म्युनिसिपल टैक्स पे करते हो उसका कलेक्शन टाइम पे नहीं होता। म्युनिसिपल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसका पेमेंट कभी भी टाइम पे नहीं होता। 2 साल, 5 साल, 8 साल पुराना म्युनिसिपल टैक्स जो होता है वो ड्यूज रहता है, पड़ा हुआ रहता है। ये अजीब सा उलझा हुआ टैक्स है जिसका पेमेंट टाइम टू टाइम कभी होता ही नहीं है। इनकम टैक्स की तरह इसका कोई डेडलाइन नहीं है कि आपको इतना पे करना होगा, तो टाइम टू टाइम ये पेमेंट होता रहता है, इसलिए इसको रूल्स के अकॉर्डिंग इसको ऐसा एग्जामिशन का रूल छोड़ दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है म्युनिसिपल टैक्स कौन लगाता है? लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटी, जिसको आप नगर निगम बोलते हो। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट टाउन में म्युनिसिपैलिटी टैक्स लग रहा है तो नगर निगम लगा रहा होगा, तो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट टाउन में क्या वही म्युनिसिपैलिटी टैक्स वहां लग रहा होगा? वहां का लॉ अलग है। मतलब इसका लिमिटेशन, उसका एरिया कहां तक लिमिटेड है? उस पर्टिकुलर एरिया तक ही लिमिट है कि म्युनिसिपल टैक्स कहां लगेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो जाता है। क्योंकि छोटे छोटे जगह पर हर जगह का लॉ अलग अलग है तो उसमें टाइम अलग अलग हो जाता है। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि म्युनिसिपैलिटी टैक्स अगर करंट फाइनेंशियल ईयर का आउटस्टैंडिंग था जो हम अभी पे कर रहे हैं तो उसका भी एग्जाम्पशन मिलेगा। इट में भी अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर में पेड नहीं किए तो उस केस में हमको उसका भी एग्जाम्पशन अभी अलाउड है, हम ले सकते हैं। इसका मतलब कि म्युनिसिपल टैक्स हम यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स 2020-21 और 21-22 दोनों का म्युनिसिपल टैक्स 10,000 और इसका भी म्युनिसिपल टैक्स 10,000, मतलब मेरे लिए पूरा पूरा अलाउड कितना होगा? 20,000। अनरियलाइज रेंट होता है क्या इस साल, इस करंट फाइनेंशियल ईयर में 21-22 में कोई म्युनिसिपल टैक्स है जो आउटस्टैंडिंग है? इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ है? नहीं। तो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में एक भी म्युनिसिपल टैक्स जो है वो मेरा आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो माइनस कर लोगे, बचेगा कितना? ठीक है, ये आपका निकल गया एनुअल वैल्यू। अभी घबराइएगा मत कि अनरियलाइज रेंट जो भी हमको मिला था, रिकवर हुआ था, उसका क्या होगा, हम अभी दिलाएंगे आपको याद कि क्या करना है। यहां तक किसी का कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है तो बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो आगे आओ। अब क्या करना होगा कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 हम डिडक्शन देंगे। तो पहला डिडक्शन होगा आपका 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 50,000 उसका 30% 15,000। क्या इसमें किसी भी तरह का इंटरेस्ट है? लोन है? जब लोन ही नहीं है तो इंटरेस्ट ही नहीं होगा, और जब लोन ही नहीं है तो 1/5 इंटरेस्ट भी नहीं होगा। मतलब आप डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर 0,
1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन 0, तो आप माइनस करोगे तो 35,000, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, है ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल गया। ये कौन से ईयर का निकला, करंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 का निकल गया। अब आप उस अमाउंट को इसके साथ, जब आप एक बार करंट फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्सेबल कैलकुलेट कर लिए, अब आप जाओगे प्रीवियस ईयर में। पहले मत ऐड कीजिएगा कभी भी, क्यों, हम सारा रीजन आपको समझाएंगे। आपको दो अमाउंट दिया हुआ था क्वेश्चन में। एक बार आपको बोला गया कि एक अनरियलाइज रेंट था जो प्रीवियस ईयर में जिसका एग्जेम्पशन हम ले चुके थे। तो प्रीवियस ईयर में जब हम एग्जेम्पशन ले चुके थे और पता चला कि अब वो अनरियलाइज रेंट मिल गया। अनरियलाइज रेंट रिकवर का मतलब समझते हो, पिछले साल नहीं मिला था तो हम एग्जेम्पशन लिए होंगे, यहां पे एग्जेम्पशन लिए होंगे, तो मेरा जो इनकम है वो क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, तो मेरे ऊपर टैक्स लायबिलिटी भी क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। अब पिछले साल, हम इस साल की बात नहीं बोल रहे, पिछले साल जो अनरियलाइज रेंट था हम उसको माइनस किए होंगे। कहता अब वो अनरियलाइज रेंट उस किराएदार ने मुझे अब इस साल क्या किया, पे कर दिया। मतलब कि जिस इनकम पर हमने लास्ट ईयर टैक्स नहीं पे किया, अब वो इनकम अब हमको क्या हो गया है, अब जनरेट हो गया। अब भरोगे कि नहीं भरोगे, देना पड़ेगा। इनकम टैक्स हमेशा याद रखिएगा अक्रूवल बेसिस पे भी चलता है और एक्चुअल बेसिस पे भी चलता है। इनकम टैक्स अक्रूवल, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बना रहे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा अक्रूवल बेसिस पे चलता है, इनकम टैक्स अक्रूवल और एक्चुअल दोनों बेसिस पे चलता है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर में अर्न नहीं किए तो प्रीवियस ईयर में टैक्स मत दो, लेकिन अब अगर अर्न कर लिए तो भाई तो देना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता था कि हम प्रीवियस ईयर में अर्न करें या ना करें, हम अगर टैक्स दे दिए, इस साल अगर मिल जाता तो हम एग्जेम्प्ट हो जाते, नहीं देते पैसे। तो पिछली बार अनरियलाइज रेंट का मतलब ही क्या होता है कि पिछले बार हम इस अनरियलाइज रेंट पे टैक्स पेमेंट नहीं किए, और अब जब वो इनकम हम अर्न कर चुके हैं तो अब तो हमको टैक्स देना पड़ेगा ना। तो अब क्या करोगे, उसको टैक्सेबल इनकम के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप एक बार अनरियलाइज रेंट, जब एक बार आप अमाउंट कैलकुलेट कर लेना, जब ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब आप कैलकुलेट कर लोगे, तब जाकर के जो अनरियलाइज रेंट था उसका ट्रीटमेंट करोगे, इससे पहले मत करना। क्यों नहीं करना, क्वेश्चन कंप्लीट होने दीजिए फिर हम आपको सिखाते हैं। देखिए तो इसके साथ आप ऐड करोगे, नंबर 1 अनरियलाइज रेंट कितना था, ठीक है। तो पूरा का पूरा 20,000 ऐड मत कीजिएगा। क्यों नहीं करिएगा, अगर ये अनरियलाइज रेंट अनरियलाइज नहीं होता, रियलाइज होता, तो मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज्यादा होता। समझ रहे हैं बात को? अगर ये रेंट अनरियलाइज अगर यहां होता तो हम मेरे ग्रॉस एनुअल वैल्यू को क्या किए होंगे, कम किए होंगे, तो मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कम आया होगा। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कम आने का मतलब कि जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में 30% मिलता है, उस 20,000 पे हम डिडक्शन भी नहीं लिए होंगे इस समय। जब हम इनकम ही शो नहीं किए तो क्या डिडक्शन ले लिए होंगे क्या? तो जब हम इनकम ही शो नहीं किए तो हम डिडक्शन भी नहीं लिए होंगे। और अब जब हम इनकम शो कर रहे हैं तो इस साल डिडक्शन भी लेंगे हम पिछले बार वाला। तो आप क्या करोगे, यहीं पर लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 और उसमें कौन सा वाला 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। सर इसमें क्या इंटरेस्ट भी लेंगे क्या एग्जम्पशन? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम लोन लिए थे, आप बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन का रिलेशन किससे है? लोन से मतलब है क्या, उसका आपके अनरियलाइज्ड रेंट से कोई मतलब है? नहीं। अगर मेरा रेंट रियलाइज नहीं हुआ, आप ही सोचो, अगर ये रेंट कुछ पैसा 10,000 20,000 अगर रियलाइज नहीं हुआ, तब भी हम इंटरेस्ट ऑन लोन का एग्जाम्पशन यहां लिए होंगे कि नहीं लिए होंगे? और तब भी हम 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन का भी एग्जाम्पशन लिए होंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का एग्जाम्पशन लोन पे डिपेंड होता, उसको कोई मतलब नहीं अनरियलाइज रेंट से। तो पिछले साल जो हम अनरियलाइज रेंट का रिकवरी यहां किए थे, है ना, सॉरी नहीं लिए, नहीं मिला था,
तो वो मेरे ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कम किया होगा। जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कम हो गया होगा तो 30% डिडक्शन इसी ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे मिलता है। इसका मतलब अगर पिछली बार ग्रॉस एनुअल वैल्यू कम है तो डिडक्शन भी कम होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन और 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन उसका इससे कोई मतलब नहीं है, वो इससे थोड़ी ना रिलेटेड है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस साल 20,000 का हमको रेंट रियलाइज हो गया तो 20,000 मेरा इनकम है। अब पिछले साल अगर ये इनकम होता तो इस इनकम पे भी 30% डिडक्शन मिलता। पिछले बार हम इनकम ही नहीं शो किए थे तो डिडक्शन भी शो नहीं किए होंगे, तो अब जब हम ये इनकम शो कर रहे हैं तो डिडक्शन भी क्या करेंगे, हम शो करेंगे। तो इसका 30% 6,000, मतलब आपका इनकम इसमें कितना हो गया, 14,000 का हो गया। एक और उसी में आपको दूसरा टॉपिक भी दिया हुआ है, देखो बोला एक एरियर रेंट था, एरियर रेंट भी हमको रिसीव हो गया है। एरियर रेंट रिसीव हो चुका है, उसका अमाउंट कितना था, 12,000। ऑब्वियसली जब ये डिडक्शन यहां मिला था तो फिर से डिडक्शन मिलेगा, $12,000 का 30%, 3,600 रुपया का डिडक्शन फिर से माइनस करोगे, कितना आ गया, 8,000। अब देखो ये आपका हो गया प्रीवियस ईयर का इनकम, और ये दोनों ये वो इनकम है जो हम कभी अर्न नहीं किए थे और अब जाके इस फाइनेंशियल ईयर में ये क्या हो गया, अर्न हो गया। तो डिडक्शन हम माइनस कर दी सिर्फ 30%, बाकी इंटरेस्ट नहीं, 1/5 इंटरेस्ट नहीं। क्यों 1/5 इंटरेस्ट और इंटरेस्ट क्यों नहीं, क्योंकि उसका एनुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, उसका रिलेशन किसके साथ होता है, लोन के अमाउंट से होता है। कोई हमको किराया ना भी मिले तब भी वो एग्जेम्पशन मिलेगा क्योंकि हमने लोन लिया था। ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर 0 भी आता था, आप सेल्फ ऑक्युपाइड में पढ़ते थे ना, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी में ग्रॉस एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू 0 भी आता था तब भी हम डिडक्शन कौन सा लेते थे, इंटरेस्ट वाला लेते थे कि नहीं लेते थे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का रिलेशन चूंकि लोन के अमाउंट से है, उसका मेरे ग्रॉस एनुअल वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है। इस वजह से यहाँ डिडक्शन हम सिर्फ 30% लेंगे, इंटरेस्ट से हमको कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट का एग्जम्पशन यहाँ मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। बाकी इन सबको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका निकल गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यही आपका इनकम हो गया। बस इतना ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? थर्टीन नंबर क्वेश्चन देखिए, देखो 13 नंबर किताब से, मिस्टर हरीश सक्सेना is a member of housing cooperative society in Delhi and resides half the portion of the house under the hire purchase scheme of the society। देखो क्या बोलना चाह रहा है कि हाफ पोर्शन को किराए पे लगा दिया। देखिए मिस्टर हरीश सक्सेना मेंबर है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का दिल्ली में, resides in half the portion of the house under the hire purchase scheme of the society। ये जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या होता है, लोगों के लिए घर बनाना है ना, फ्लैट बनाना, लोगों को घर सस्ते दर में घर मुहैया कराना, वही उसका काम होता है। कह रहा है द रिमेनिंग हाफ पोर्शन इज लेट आउट। ये जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो घर था उसका, उस घर का आधा किराए पे चढ़ाया और आधा घर किसके लिए यूज करता है, खुद के लिए। मतलब अगर ये इसकी हाउस प्रॉपर्टी है तो आधा सेल्फ ऑक्युपाइड और आधा क्या है, रेंटेड है यानी लेट आउट है। कहता आगे लेट आउट एट द रेट ₹2,000 पर मंथ, 2,000 रुपीज पर मंथ इंटू, अगर वैकेंट नहीं हुआ तो 12
मतलब 24,000 ई वाला इसका क्या कहलाएगा, एक्चुअल रेंट कहलाएगा। तो 24,000 का एक्चुअल रेंट है दिया हुआ। हाफ पोर्शन ही लेट आउट है, हाफ पोर्शन ही लेट आउट है, ये लेट आउट हो गया। अगर हाफ पोर्शन लेट आउट है तो कोई भी एग्जाम्पशन हमको हाफ हाफ करके चलना पड़ेगा, हाफ सेल्फ ऑक्युपाइड और हाफ लेट आउट के लिए लेके चलना होगा। म्युनिसिपल टैक्स हो चाहे कुछ भी, हमको हाफ हाफ करके चलना पड़ेगा। द फेयर रेंट वैल्यू ऑफ द हाउस ACC by the corporation is 30,000 पर मंथ, सॉरी पर एनम है। ये वाला कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, ये फेयर रेंटल वैल्यू मतलब फेयर रेंट दिया हुआ है। तो 30,000 रुपीज ये आपका फेयर रेंट दिया हुआ है। लोकल टैक्स पेड, लोकल टैक्स का मतलब क्या, म्युनिसिपल टैक्स पे हो रहा है कितना, 12,000। 12,000 जो म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हो किसका, इस लेट आउट प्रॉपर्टी का, किसका, पूरे घर का। तो जिस घर को हमने किराए पे लगाया कहीं ना कहीं 6,000 होगा। क्यों, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड का एनुअल वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाता है, 0। इसमें म्युनिसिपल टैक्स का एग्जाम्पशन तो मिलता नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं बोल रहे, एनुअल वैल्यू ही क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमको याद है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं तब जाके क्या निकलता है, एनुअल वैल्यू। और सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू ही 0 होता है। तो इसका मतलब है कि सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए जो म्युनिसिपल टैक्स है कहीं ना कहीं उसको इग्नोर करना पड़ेगा। और जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसमें हमको कितना देना होगा, 12,000 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 6,000 हमको देना पड़ेगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 400 और ग्राउंड रेंट 400। कहता है इंश्योरेंस कराए थे कि कल को कुछ आग वाग लग जाए तो नुकसान ना हो जाए, उससे बचने के लिए हम फायर इंश्योरेंस कराए थे। उससे क्या मतलब है तुमको, 30% के अंदर सारा एग्जाम्पशन काउंट होता है। ग्राउंड रेंट भी पे किए थे, कोई मतलब नहीं होता है। अब आगे, इंटरेस्ट पेबल टू द सोसाइटी इज 16,000। इंटरेस्ट पेड कर रहा है मतलब ये इंटरेस्ट ऑन लोन है। बोलेगा आप कहां लिखा हुआ है, देखो ना, इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं और किसको पे कर रहे हैं, आप ले सोसाइटी को पे कर रहे हैं, तो ये लोन कैसे बोलेगा, इसलिए बोलेंगे मालिक क्योंकि ये सोसाइटी ही कौन सी सोसाइटी है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ही कौन सी है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका काम ही है लोगों को सस्ते दर पे घर मुहैया कराना, इसका काम ही वही। तो अगर इस सोसाइटी को वो इंटरेस्ट भर रहा है मतलब क्या लिया होगा उससे, किस किस बात का, एजुकेशन लोन। तो हाउसिंग कोऑपरेटिव क्या देती है, कार खरीदने का लोन, तो घर खरीदने का लोन देगा। इसका मतलब है कि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो इसका जो लोन होगा ना वो किसी भी कीमत पे कौन सा होगा, हाउसिंग लोन होगा। तो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट तुमको निकाल करके दिया हुआ है एग्जैक्टली कितना, 16,000। तो इसका मतलब कि इस पे 8,000 का एग्जाम्पशन और इसमें क्या होगा, 8,000 का एग्जाम्पशन, दोनों पे मिलेगा 8,000 का एग्जाम्पशन। अदर इनकम ऑफ मिस्टर सक्सेना इज रुपीज 3,24,000। ये अदर इनकम दिया हुआ है। तो अदर इनकम मतलब तुमको बोला कि किसमें है, तो अदर इनकम किसमें जाएगा, ये अदर सोर्स का इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 5 हेड होता है इनकम का। तो सैलरी मालूम नहीं, हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, पीजीबीपी कुछ पता नहीं, लेकिन अदर सोर्स हमको मालूम है। तो अदर सोर्स का इनकम इज इक्वल टू कितना, 3,24,000। तो अदर सोर्स इनकम ये क्यों दिया है, अगर आपको बोलेगा टोटल इनकम निकालो तो भाई हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाल के अदर सोर्स को ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे कहता है कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालो क्वेश्चन में, तो फिर इस स्थिति में इसका क्या करोगे, कुछ काम नहीं है, फालतू वेस्ट है। तो देखो आपके क्वेश्चन में क्या बोला, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम टोटल इनकम फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 22-23। इसका मतलब कि आपको निकालना क्या होगा, इसमें टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। अगर इस क्वेश्चन की शुरुआत करोगे सबसे पहले क्या करोगे, इस घर है, घर को 2 टुकड़ों में बांट लीजिएगा। यही सब करो, ये सब औरत लोग का काम है, बंटवारा करेगा। नहीं, वोट तो बाद में जाता है, बंटवारा उठाना औरत वाला लक्षण लग गया तुम्हें। बस 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 बस, सब रिकॉर्ड कर देंगे, सब पोस्ट कर देंगे, फिर एडिट नहीं ऐसे डाल देंगे।
देखिए पहले हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालते हैं। जब एक बार हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद फिर देखा जाएगा टोटल इनकम निकाला जाएगा। देखो सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालोगे, इसमें से हम लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, अनरियलाइज रेंट, माइनस करोगे बस कर बाबू, हो गया। ये हो गया। अब देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालोगे तो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए हम लोग रूल पढ़े थे कि अगर घर खुद के रहने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो ऐसे में उसका एनुअल वैल्यू ही डायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो उसका एनुअल वैल्यू होगा नील। हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो नहीं पढ़ रहे थे। तो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का जो एनुअल वैल्यू है, एनुअल वैल्यू ही क्या हो जाएगा नील, जीरो। जब इसका एनुअल वैल्यू ही जीरो हो गया मतलब कि उससे पहले जो कुछ भी आप लिख रहे हो वो सब क्या होगा जीरो जीरो। तो निकाल के कोई बेनिफिट तो है नहीं क्योंकि डायरेक्टली हमको इसका एनुअल वैल्यू जीरो होता है। लेकिन जिस प्रॉपर्टी को हमने लेट आउट किया उसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो जिस प्रॉपर्टी को हम लेट आउट कर रहे हैं उसका इनकम थोड़ा निकाल लीजिए कितना हो रहा है। म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ था, फेयर रेंट दिया हुआ है, कितना था, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। देखिए तो इसका एक्चुअल रेंट कितने का दिया है, देखिए 2000 पर मंथ। तो साल का कितना होगा 24,000। क्या कोई खाली वाली था का मकान, मतलब एक्चुअल रेंट कितना हो गया 24,000। इसके बाद फेयर रेंट देखो दिया हुआ था 30,000। तो फेयर रेंट किसका था, जिस घर को हमने किराए पे लगाया उसका, पूरे घर का था ना। तो पूरे घर का 30,000 तो आधे घर का कितना 15,000। यानी फेयर रेंट दिया हुआ है 30,000, उसका हाफ 15,000 और एक्चुअल रेंट कितना दिया हुआ है 24,000। ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर आप देखोगे तो फेयर रेंट आपके पास दिया हुआ है कितने का 30,000 पूरे घर का। तो पूरा घर हम थोड़ी किराए पे लगाए, घर कितना लगाए थे आधा, मतलब फेयर रेंट हो गया 15,000। अब इसमें म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो इसी फेयर रेंट को ही आप क्या बोल सकते हो, एक्सपेक्टेड रेंट इसी को कह सकते। और एक्चुअल रेंट तुम्हारे पास दिया हुआ है 2000 पर मंथ, तो इंटू 12 मतलब ये कितना हो जाएगा 24। अब इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा वाला है 24,000। तो इसी 24,000 को हम लोग क्या मान लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी का, लेट आउट प्रॉपर्टी का। तो जिस घर को हमने किराए पे लगाया उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू 24,000। ये भिन्न भिन्न काहे कर रहा है, समझ गए क्या सब लोग। एनुअल वैल्यू हो गया पूरा पूरा 24,000। अब इसमें से ओहो सॉरी 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 माय मिस्टेक। $24,000। अब अलग अलग जो फॉर्मेट बना था उसी में दिक्कत हो गया। म्युनिसिपल टैक्स यहां लिख रहे थे, हो गया। म्युनिसिपल टैक्स भरोगे कि नहीं भरोगे, टोटल म्युनिसिपल टैक्स कितने का था 12,000।
तो म्युनिसिपल टैक्स कितना भरना है पूरा, कितना भरोगे, हाफ। तो चूंकि हाफ पोर्शन ही लेट आउट है ना, तो म्युनिसिपल टैक्स कितना हो जाएगा, अनरियलाइज रेंट था कुछ क्या, तो 24 में 6 घटा दो, कितना हो गया 18,000। अब लेस करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, तो उसमें फर्स्ट होता है आपका 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। अब देखिए इसका एनुअल वैल्यू ही नहीं है, तो उसका 30 निकालो कि 40 निकालो, क्या फर्क पड़ना है, 0 ही होना है। अब दूसरे वाले का 18,000, तो उसका 30% निकाल दीजिए मालिक, तो 5,400 तुम लोग बोल रहे हो तो लिख लेते हैं हम लोग, हो गया। इसके बाद दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो लोन इसने लिया था उसका इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है, 16,000 का इंटरेस्ट था। 16,000 का जो इंटरेस्ट हम पे किए वो पूरे घर के लिए किए, तो पूरे घर में घर 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, हाफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाफ लेट आउट। तो हाफ का मतलब कि इसमें 8,000 और इसमें भी क्या होगा 8,000। तो यहां अमाउंट क्यों एग्जामिशन ली है, क्योंकि इसका रिलेशन मेरे एनुअल वैल्यू पे थोड़ी डिपेंड होता है, इसका रोल किससे होता है, मेरे लोन पे अमाउंट से होता है, माइनस कर दिए। क्या आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि घर बनाना शुरू कब किए, कंप्लीट कब हुआ, ऐसा कुछ भी, तो इसका मतलब कि 1/5 इंटरेस्ट वाला एग्जामिशन तो अलाउ होगा नहीं। दैट मीन्स हम इसको यहीं पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये जो 8,000 है ये क्या निकल गया, प्रॉफिट के लॉस, लॉस। तो आप इसको कह सकते हो लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। ये वाला कितना आया, ठीक है, ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जिस हाउस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हमने सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए किया उसमें हम डूब गए, और जिसको किराए पे लगाए थे उससे हम उबर गए, कुछ फायदा हो गया। लेकिन ओवरऑल अगर आप नेट इनकम देखोगे कि नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हुआ, नेट इनकम या लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी, तो हम लोग क्या सीखे थे कि जिस प्रॉपर्टी को हमने किराए पे चढ़ाया उसको सेल्फ ऑक्युपाइड वाले से हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, माइनस करेंगे, जो बच जाएगा वही मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है ना। तो 8,000 का लॉस था, उसमें 4,600 को सेट ऑफ कर दिए, या फिर आप ऐसे ही लिख लो 4,600 इनकम है और 8,000 का ये लॉस था, तो माइनस ही कर लिए। तो ओवरऑल ये किस में आ रहा हमको, लॉस में दिख रहा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, हम चूंकि इनकम था पहले इसलिए लिखे ऐसे, ठीक है ना। तो ये लॉस आ गया। क्या आपसे पूछा था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो, टोटल इनकम निकालो। जब आप टोटल इनकम निकालोगे तो आपको कॉलम पूरा तैयार करना होगा। देखिए पढ़ा रहे तो भिन भिनाना बंद कीजिए, हाँ पसंद नहीं है चीज। टोटल इनकम निकालोगे ऑफ इंडिविजुअल, तो आप लिख सकते हो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। जब भी आपको टोटल इनकम निकालने बोले ना, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखना होगा, क्योंकि 5 हेड्स का इनकम आप ऐड करोगे इज इक्वल टू तभी टोटल इनकम निकलता है। ऐसा नहीं कि तुमको दिख रहा क्वेश्चन में अच्छा हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो गया और अदर सोर्स में इनकम हो गया, बस दो ठो को जोड़ दो निकल के टोटल। जब भी आपसे कहता है एग्जाम में कि टोटल इनकम निकालो, तो पूरे 5 हेड्स को एक साथ दिखाइएगा, भले उसमें वैल्यू हो ना हो 0, क्योंकि टोटल इनकम का मतलब इन पांचों इनकम को ऐड करने के बाद ही टोटल इनकम निकलता है, 2 को ऐड करने से नहीं निकल जाता इनकम। तो इनकम फ्रॉम सैलरी क्या हो गया 0। इसी के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें 3,400 ये क्या निकल गया, लॉस हो गया, तो यहां इनकम ही लिखोगे, वहां 3,400 लॉस हो गया। इसके बाद पीजीबीपी है ना, इसमें नील इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। इसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन,
कुछ नहीं, और इनकम फ्रॉम कितना था? 24,000। अब ये इनकम लॉस, तो इसको इसके साथ क्या करोगे? माइनस करोगे। जो इनकम आएगा टोटल या नेट टैक्सेबल इनकम 3 लाख। काम खत्म हो गया। बस यही है आपका क्वेश्चन नंबर 13।